बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उनको सेटलमेंट के नाम पर दें। इसके लिए आपके ऊपर प्रेशर बिल्टअप करने के लिए वो आपके दूर दूर रहने वाले रिश्तेदारों तक को घसीट लिया करती हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा है और ये महसूस किया है कि आपकी पत्नियां बिना किसी बात के अपने मायके में जाकर के बैठ जाती हैं। आपने उनके साथ कभी कुछ नहीं किया होता, कोई आपने गलत बात नहीं कही, कभी आपने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी आपने उससे दहेज की मांग नहीं की, लेकिन उसके बाद भी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अक्सर हमने ये देखा है कि पत्नी बिना किसी वजह के अपने मायके में जाकर के बैठ जाती हैं। आप कोशिश करते हो उसको बुलाने की, वो नहीं आती, या आप उसको मीडिएशन के लिए बुलाते हो या लीगल नोटिस डिस्पैच करते हो, तो आने की बजाय वो बदले में केस कर दिया करती है। और केस एक जगह नहीं, आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। आपके परिवार के सभी सदस्यों को वो उसमें लपेट लिया करती हैं। तो क्या ऐसा कोई उपाय है कि पत्नी को अपनी तरफ से झूठे केस जो किए जाते हैं वही करने पड़ जाएं महंगे, और उसको सभी केसेस को वापस लेना पड़ जाए? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उन प्रैक्टिकल बातों पर चर्चा करने वाली हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, प्लीज़ स्किप कर करके ना देखिएगा, अन्यथा ऐसी कोई भी जानकारी से आप महरूम रह जाएंगे जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी था। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हर राज्य के हाई कोर्ट्स और हमारा सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात कह चुका है कि आज की तारीख में जो कानून बनाए गए थे लड़कियों के फेवर में या उनको न्याय दिलाने के लिए, आज लड़कियां उनका धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही हैं और झूठे केसेस फाइल कर रही हैं। वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन कर दिया करती हैं कि आपका पैसा और समय बेहिसाब खराब हुआ करता है। और वो इतना ही नहीं करती, वो सिर्फ आपको ही परेशान नहीं करती, बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उनको सेटलमेंट के नाम पर दें। इसके लिए आपके ऊपर प्रेशर बिल्टअप करने के लिए वो आपके दूर दूर रहने वाले रिश्तेदारों तक को घसीट लिया करती हैं, और इतना ज़्यादा वो आपको परेशान करती हैं कि आपका वो दिन जो कि कोर्ट के अंदर लगना है, सिर्फ वो ही ख़राब नहीं होता। अगर आप कहीं दूर रह रहे हैं या आपके रिश्तेदार कहीं, कोई गोवा में है, कोई कर्नाटक में है, कोई कश्मीर में है, या कोई इंडिया से बाहर है, या आपका कोई रिश्तेदार भोपाल में है, मद्रास में, मतलब दूर दूर जगह पर रहने वाले, कोई हरियाणा में है, वहाँ के लोगों को आने के लिए छुट्टी भी लेनी पड़ती है ऑफिस से। और क्योंकि अगर वो बस से आएंगे या ट्रेन से आएंगे तो उनके दिन और ज़्यादा ख़राब होंगे, और इतनी ज़्यादा छुट्टियां उनको ऑफिस से मिलने असंभव हुआ करती हैं। तो अक्सर उन लोगों को एयर टिकट्स यानी कि एरोप्लेन के थ्रू आना पड़ता है, और उस एरोप्लेन में महंगी टिकटें भी वो ख़रीदनी पड़ती हैं। और इतना ही नहीं होता, बल्कि उनको आने के बाद एडवोकेट्स को भी फ़ीस देनी होती है, क्योंकि कोई भी एडवोकेट फ्री में तो काम नहीं करेगा। तो एक केस उसके झूठे करने से, जो कि बाद में झूठा साबित होगा, लेकिन आज उसके लिए आपका एक ही तारीख पर 25-50 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है इन सभी चीज़ों को देखते हुए। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर से, बहुत दूर से आ रहे हैं, आपका वहाँ पर रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं रहता, तो आपको वहाँ पर होटल भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जिस दिन आप पहुँचे हैं उस दिन कोर्ट में किसी वजह से
काम ना हो पाए और आपको अगले दिन के लिए फिर दोबारा से बुला लिया जाए, तो आपको ना चाहते हुए भी वहीं पर स्टे करना होगा, वहीं रुकना होगा और उस रुकने की वजह से आपको होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा इत्यादि आपके ऊपर एक्स्ट्रा पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप वापस अपने शहर जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो उसमें और ज़्यादा बड़ी समस्या होती है। और अक्सर हमने ये भी देखा है कि जब आप इतना ज़्यादा व्यय करते हैं पैसों का या इतनी ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं, तो आप जो प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पर आपकी नौकरी तक छूटने की समस्याएं आ जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर पत्नी को देखें तो पत्नी बहुत खुश है। पत्नी ने अपने ही शहर में केस किया है, उसके लिए बहुत आसान है। अपनी जगह से जहाँ वो रहती है वहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर पहुँच जाना, अपनी डेट को भुगतना और उसके बाद वापस आ जाना। आपको न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि आज नहीं तो कल सेटलमेंट हो जाएगा और आप इस सेटलमेंट के चक्कर में, इसके इंतज़ार में आप आगे की आगे डेट करते रहते हैं। और आपको जो हम वीडियोस के द्वारा या जो आपके एडवोकेट जब आपको पर्सनल विजिट आप करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो जब वो बताया करते हैं कि आपको ये केस कर लेने होंगे, तो आपको लगता है कि शायद एडवोकेट साहब अपनी फ़ीस बनाने के लिए कह रहे हैं और अक्सर आप इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दिया करते हैं, जिसका खामियाजा आखिरकार आपको ही भुगतना पड़ता है। अब जो ये पत्नियां ये कंप्लेंट लिखा करती हैं कि उनको उनके पति ने निकाल दिया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, खासकर आजकल के समय में। और दूसरी स्थिति आती है कि जो कि सच भी है कि बीवी अक्सर अपने आप चली जाया करती है। यहाँ ये भी कहना ज़रूरी होगा कि बहुत सी बीवियाँ ऐसी भी हैं जो आज भी सताई जा रही हैं और उनके पति उसको घर से निकाल भी देते हैं। तो उन अपवादों की आज बात नहीं करते या इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। ये उन बीवियों के बारे में कहा जा रहा है जिन्होंने अपने पतियों का जीना हराम कर रखा है। अब ये बीवी खुद चली गई है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। या तो उसकी ईगो हर्ट हुई है, उसको आपका रहन सहन अच्छा नहीं लग रहा है, उसका बातचीत का आपका स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई और भी वजह हो सकती है। वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो वापस चली गई मायके में। या उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई हैं, वो हमेशा 5 स्टार होटल्स में ही जाना चाहती है खाना खाने के लिए भी, या वो बड़े बड़े मॉल्स में जाना चाहती है, वो स्ट्रीट फूड को एंजॉय नहीं करना चाहती। या हो सकता है कि उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, यानी वो किसी और के साथ संबंधों में हो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो उस पत्नी को इन झूठे केस को फाइल करने की बजाय, जिनको वो बाद में साबित भी नहीं कर पाएगी और आप दूसरी तरफ परेशान होते रहेंगे, इन सब को करने की बजाय उसको सच्चाई आपके सामने रख देनी चाहिए। और क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर आपके साथ क्यों झूठे वो केस कर रही है, वो क्यों क्रुएलिटी का केस कर रही है आपके ऊपर, क्यों वो 498A में जा रही है, क्यों वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में जा रही है। इन सब को करने की बजाय जब भी आप ये महसूस करें कि आपकी पत्नी के कदम अब ठीक नहीं चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको फंसाने की तरफ, वो सबूत इकट्ठे करने के लिए उल्टे सीधे काम कर रही है, तो आपको वहीं पर एविडेंसेस इकट्ठे कर लेने चाहिए। जब आपकी और आपकी पत्नी की, या आपकी, आपके ससुर की, आपकी और आपके साले की, या आपकी और आपके साली साहिबा की, या उनके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य की आपके साथ, या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ जब बातचीत होती है, तो वो अक्सर धमकाते हुए कहते हैं कि इतना पैसा दे दो तो सेटलमेंट हो जाएगा, वरना तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुमको दिन जेल में पिसवा देंगे, तुमको चक्की पिसवा देंगे, तुमको चैन की नींद नहीं सोने देंगे अगर आप इतना पैसा। इसी तरह की और भी बातें हो सकती कि इतना पैसा दे दो तो सेटलमेंट हो जाएगा, वरना सेटलमेंट नहीं होगा। हमने भी अपनी लड़की के ऊपर इतना पैसा लगाया, ऐसा लगाया, वैसा लगाया, और क्योंकि हमने अपनी लड़की की दूसरी शादी करनी है, उसमें भी हमें खर्चा चाहिए, खर्चा होगा ही होगा, तो 50 लाख दिलवाइए, 1 करोड़ दिलवाइए तो सेटलमेंट हो जाएगा, नहीं तो यूं ही कोर्ट में केस चलता रहेगा। आप मानते हैं ना कि इस तरह की बातें अक्सर आपके साथ हुआ करती हैं। तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल
क्यों नहीं करते कोर्ट में। और अगर आप यहाँ पर ये सोचते हैं कि आप सिर्फ डिफेंसिव खेलेंगे, यानी कि सिर्फ अपने बचाव करेंगे, आपने कुछ अपनी पत्नी के विरुद्ध किया हो या ना किया हो, पत्नी अपनी मर्जी से मायके में जाकर के बैठ गई हो और वो झूठे केसेस कर रही है, फिर भी आप उसमें बचाव करेंगे और फिर आप सोचते हैं कि जब आप बचाव में अपने सबूत लगाएंगे तो केस आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब चीज़ें आपके फेवर में आने में कितना ज़्यादा समय लग जाएगा? आप यहाँ पर अटैकिंग मोड में क्यों नहीं आते? यानी कि आपको उसके ऊपर दबाव डालना होगा, ये अपने आप हो जाएगा। जादू की छड़ी नहीं है कोई चीज़, अचानक से उसका दिमाग नहीं घूमेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके केस में ऐसी हुआ करती हैं जो अक्सर आपके फेवर में हुआ करती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आपकी पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों की तरफ से धमकी भरे फ़ोन आते हैं तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके बहुत फेवर में हुआ करती है। और इसी तरह से जब आपकी पत्नी दहेज के केस में आपको फंसाने के लिए कंप्लेंट फाइल करती है तो न जाने कौन कौन उसको ये बात दिमाग में डाल देते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों का नाम वो इसमें लेगी उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आएगा और आप जल्दी पैसा उसको दोगे और सेटलमेंट पे आओगे। इसी चक्कर में, इसी लालच में वो आपके दूर दूर के रिश्तेदारों का नाम भी लिख दिया करती है। आपकी शादी से पहले ही आपकी जो बहनों की शादी हो चुकी है, आपकी एक बहन रहती है अमेरिका में, एक बहन रहती है आपकी न्यूजीलैंड में, एक बहन आपकी रहती है गोवा में, और आपकी शादी से 15 साल पहले, 18 साल पहले, 10 साल पहले उन लोगों की शादियां हो चुकी हैं। और इतना ही नहीं, वो आपकी चाची, आपकी मामी, आपके चाचा, मामा, बुआ इत्यादि जो कि आपकी दिल्ली से या जहां पर आप रह रहे हैं उससे बहुत दूर दूर रहा करते हैं, उन सब का नाम वो लिख दिया करती हैं। और जब आईओ साहब इन्वेस्टिगेशन किया करते हैं, उन सभी लोगों को बुलाया करते हैं बातचीत के द्वारा, जब उनको ये पता चलता है कि आपकी शादी से कितने ही समय पहले आप लोग या वो लोग अलग रह रहे थे, तो आईओ साहब उनका नाम हटा दिया करते हैं। अब आईओ साहब ने उन सभी रिश्तेदारों का नाम हटा दिया, उन सभी नागों का नाम अलग हट चुका है, चार्जेस बन चुके हैं, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। और जब चार्जशीट फाइल होती है तो 20 लोगों के नाम जहां आपकी पत्नी ने लिखे थे आपके विरुद्ध कंप्लेंट करते समय, आखिरकार चार्जशीट फाइल करते करते सिर्फ 5 लोगों के नाम रह गए हैं। आईओ साहब ने 15 लोगों के नाम तो खुद ही निकाल दिए। अब आप किस चीज़ का इंतज़ार किया करते हैं? आपने अब क्या करना है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, आपके उन सभी रिश्तेदारों को कहिए, उनका साथ आपको चाहिए होगा कि वो सभी जिस जिस शहर में रहते हैं, जिस जिस देश प्रदेश में रहते हैं, वो अलग अलग जगह से आपकी पत्नी के खिलाफ डेफेमेशन का केस दायर करें। यहाँ पर एक बात आप सभी ने ध्यान रखनी है कि आप सभी अपनी रिश्तेदारी में, अपने आस पड़ोस में सभी से बना करके रखें। और दूसरे लोग तो एक बार को चलो नहीं आते, लेकिन आपके सगे भाई बहन, आपके सगे माता पिता, आपके भाभियाँ, आपके मामा मामी जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं, उनको तो एक दूसरे का साथ देना ही होगा। क्योंकि अगर आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें फंसने वाले हो। मैंने प्रैक्टिकली ये बात देखी है कि जिन लोगों का नाम आईओ साहब चार्जशीट से बाहर निकाल दिया करते हैं, वो लोग अब पचड़े में नहीं आना चाहते। वो लोग ये सोचा करते हैं कि चलो भैया हम तो अब बचे, हमें क्या ज़रूरत है कि हम इन पचड़ों में फंसे। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सिर्फ ये कह देने से, सोच देने से, आराम से बैठ जाने से कि अरे भाई वाह हमारा नाम हट गया, मज़ा आ गया, कुछ नहीं होने वाला। आप सभी को मिल कर के अलग अलग जगह से डेफेमेशन का अगर जब केस करेंगे तो वो बीवी जो कि यहाँ मज़े से बैठ रही थी, अपने ही शहर में केस फाइल करके आप सभी को बुलाने के चक्कर में, अब जब उसको अकेली को दुनिया के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसको जब बार बार जाना पड़ेगा अपने काम छोड़ करके, तब उसको नानी याद आएगी। तब उसको समझ में आएगा कि उसने क्या गलत किया था। आप लोग ये करो तो सही, एक व्यक्ति अगर ये करेगा तो धीरे धीरे ये ट्रेंड बन जाएगा और ये ट्रेंड बनने से लड़कियां इस तरह के केस करने से थर थर कांपना शुरू कर देंगी।
इसी तरह से जैसे मैंने आप सभी को बताया था शुरुआत में कि अगर आपकी पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों की तरफ से आपके पास धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, आपसे पैसा मांगा जा रहा है, आपका कैरियर तबाह करने की बात की जा रही है, तो आपको इन सबूतों के साथ एक्सटॉर्शन का केस उन लोगों के खिलाफ करना चाहिए। और जब आपके पास एविडेंसेस हैं तो आखिरकार इस झूठी पत्नी को भी तो पता चलना चाहिए कि हैरेसमेंट क्या होता है, लिटिगेशन क्या होता है। झूठा केस करना बहुत आसान है और उसको साबित करना तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, लेकिन आप तो सच्चा केस कर रहे हैं, इसको साबित भी आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि यही बात मैं फिर दोबारा से कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट न जाने कितनी बार ये बात कह चुका है कि लड़कियां अब इन सारे कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं और इन दुरुपयोग के चलते वो लड़कों को बहुत हैरस कर रही हैं। यही वजह है कि आज लड़कों के खिलाफ उतनी सख्त कार्यवाहियां नहीं होती। अगर पत्नी 2 केस करे ना तो आप लोग 10 केस कीजिए, आप लोग पीछे ना हटिए, आप रिकवरी के केसेस कीजिए, आप डेफेमेशन के केसेस कीजिए, आप एक्सटॉर्शन के केसेस कीजिए, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केसेस कीजिए। यानी आप जब तक अटैकिंग मोड में नहीं आएंगे ना, तब तक इन झूठी पत्नियों को सबक नहीं सिखा पाएंगे। आपको डिफेंसिव मोड छोड़ना होगा, आपको अटैकिंग मोड में आना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि जब तक आप डिफेंसिव मोड में खेलते हैं तब तक आपकी पत्नियां आपके ऊपर ज़्यादती करती चली जाती हैं, आपको ज़्यादा परेशान करती हैं और ज़्यादा केसेस फाइल करती हैं। लेकिन जैसे ही आप अटैकिंग मोड में आते हैं, आप जब केस फाइल करने की शुरुआत करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके एक केस करते ही उसको दिन में नानी याद आनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे जब आप एक केस के बदले आप 2 केस उसमें फाइल करते हैं, तो वहीं उसका गुस्सा, उसका अहम, उसका ईगो ठंडा हो जाता है और वो खुद घुटने टेक करके आपके पास सेटलमेंट के लिए आया करती है। और तभी आप उनके साथ अच्छी तरह से सोच विचार करके आगे अपनी दिशा निर्देश निर्धारित कर सकते हैं कि आखिरकार अब आप क्या करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।